हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। और आज की क्लास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिल रही है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। नो डाउट कि क्वेश्चन ना बने, कोई चांस नहीं बनता। 100% ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है इस चैप्टर का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं और ग्राफ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ग्राफ को आज समझने वाले हैं और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल में होने वाला, फीमेल प्राइमेट्स में आपको पहले चैप्टर में बता दिया गया। एक ईस्ट्रस साइकिल होता है, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो नॉन प्राइमेट्स में रहता है, जैसे काऊ, बुफेलो वगैरह। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो है प्राइमेट्स में होता है, जैसे ऐप, चिंपैंजी, ह्यूमन, मंकी, इन सब में होते हैं। तो ह्यूमन प्राइमेट्स में या ह्यूमन में फीमेल में प्राइमेट्स जो है, फीमेल प्राइमेट्स में होने वाला एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये 28 डेज या 29 डेज का साइकिल होता है। मोस्टली 28 डेज का साइकिल होता है, इसलिए 28 डेज साइकिल भी कहते हैं। और ये हर एक मतलब फीमेल में वो उसके प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट होती है तो उसको मेनार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्ची कहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज व्हाट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्ची। मतलब इसको मेनार्की कह रहे हैं हम लोग। मतलब जब प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली फीमेल में 13 to 14 अप्रॉक्सीमेटली, तो उसको मेनार्की कहते हैं। उस स्टेज को, उस प्यूबर्टी वाले स्टेज को मेनार्की कहते हैं। मतलब मेंसम शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसके फेज जानिए। तो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 4 फेज में होते हैं। पहले हम फेज को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ग्राफ पे आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, अब ये 28 डेज का सेटअप है, माइंड में सेटअप रखिए, सारे डेज को काउंट करेंगे। इन 28 डेज, पूरे 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा होता है। दीज द मेंसेम टेक प्लेस 1 साइकिल डे 3 to 5। मतलब कि जो मेंसेस होते हैं स्टार्ट के 28 डेज में 3 से 5 दिन तक मेंसम होते हैं। मतलब क्या होती है कि एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हुई रहती है, तो वहां से ब्लीडिंग होती है, ब्लड आउटफ्लो होते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ऐसे टाइम में द प्रोडक्शन ऑफ LH, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, द प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस्ड। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर वाला पार्ट है, वहां से एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से द विथड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन्स कॉजेज डीजेनरेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम, जिसकी वजह से स्टूडेंट कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। जो कार्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर होती है ओवरी के अंदर, उसके अंदर ही हमारा ओवम रहता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजेनरेट होता है एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन इज रिड्यूस। और कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। पॉइंट याद रखना, ये हार्मोनल मैकेनिज्म स्कीम नहीं भूलना है, क्योंकि ये ऐसे स्टेटमेंट देगा कुछ एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, या ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि ये LH का जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लाइन आपको याद रखनी होगी। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस इन दिस फेज। और तो और एस्ट्रोजन हार्मोन, जो दूसरा वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो भी क्या होता है, उसका प्रोडक्शन इस फेज में कम हो जाता है। और इसी फेज में एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस में, मैंने बताया कि 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो सबसे अंदर एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, जो लेयर है, वो ब्रेक होती है और मेंस्ट्रुएशन बिगिन, और फिर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, जो भी एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की, उसके जो सेल्स हैं वो सेक्रेट करने लगते हैं ब्लड को और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, या फिर आप कहिए सेकेंडरी ओसाइट्स को। अनफर्टिलाइज्ड ओवम मतलब सेकेंडरी ओसाइट्स को कंटिन्यूज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। वो एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में वो अनफर्टिलाइज एग को बाहर करते हैं।
अगर फर्टिलाइज हुआ होता है तब मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाती है, पर अनफर्टिलाइज एग है या सेकेंडरी ओसाइट वो ब्लड के साथ बाहर आएगी एंडोमेट्रियम लेयर से। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, ये पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा फेज आता है उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज। अब यहीं पे समझना होगा हमें फॉलिकुलर फेज क्या है। तो स्टूडेंट फॉलिकुलर फेज जो है, दिस फेज इज यूजुअली इंक्लूड साइकिल डे 16 to 13 और 14 इन अ 28 डे साइकिल। मतलब उस 28 दिनों में ये छठवें दिन से अगर हम काउंट करें इसको, छठवें दिन से 13 या 14 दिन तक, मतलब 28 दिन में 3 से 5 दिन तो वही चला। ठीक है, अब बचा क्या, पांचवें के बाद छठवें दिन से 13 या 14 दिन तक क्या होता है कि इस फेज, ये फॉलिकुलर फेज होता है और नाम से पता चला है फॉलिकल यानी फॉलिकल बनने वाले हैं। तो इस वाले फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिनको हम एफएसएच कहते हैं ये सेक्रेट होने लगता है और ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब, हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट है वहां से एफएसएच हार्मोन्स सेक्रेट होने लगता है। और ये हार्मोन सेक्रेट होने के बाद क्या करता है कि ओवरी के पास जाकर उसको एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है द ओवेरियन फॉलिकल को, ताकि वो क्या सेक्रेट करे, एस्ट्रोजन सेक्रेट करे, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाए। एस्ट्रोजन जब सेक्रेट होगा तो एस्ट्रोजन स्टिमुलेट प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल। मतलब जब एस्ट्रोजन सेक्रेट ज़्यादा होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा कि वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल टूटी हुई है उसको रिपेयर होने के लिए इनिशिएट करेगा। ठीक है, उसको मेंटेन करेगा। यानी पाँच छठवें और सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें या 14वें दिन तक ये इसमें एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगी, फिर बन जाएगी। द एंडोमेट्रियम बिकम थिकर, और एंडोमेट्रियम मोटा हो जाएगा बाय अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल डिवीजन। बार बार सेल डिवीजन होता रहेगा। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का ऑर्डर है वहां पे और वो कंटिन्यू क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। एंड दिस accompanied by an increasing in uterine gland and blood vessel, और इस तरीके से उसके अंदर जो यूट्राइन ग्लैंड हैं, जो ब्लड वीजल हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये दो फेज आपने देखा। पहले फेज में क्या हुआ, यूट्राइन वॉल टूटा, सारे हार्मोन्स का लेवल कम था। ठीक है, और फिर बाद में जो फॉलिकुलर फेज में एफएसएच ने ओवेरियन फॉलिकल को बोला कि वो एस्ट्रोजन निकाले, एस्ट्रोजन ज़्यादा निकलेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल रिपेयर होगी। ये बात याद रखना है। अब हम थोड़ा सा इस ग्राफ को समझते हैं। आप स्टूडेंट इसको पढ़ते समय एनसीईआरटी बुक को भी अपने पास रख सकते हो ताकि एक फाइन डायग्राम आपको समझ में आ सके। दो और फेज हैं, हम ओवुलेटरी फेज पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ओवुलेटरी फेज पे देख लेते हैं कि सबसे पहले हम इस फेज को समझ लेते हैं, फिर हम इस ग्राफ पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारा ओवुलेटरी फेज है हम इस पे बात करने वाले हैं। तो पहले ओवुलेटरी फेज को हम देख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या है कि ओवुलेटरी फेज का मतलब, जैसे फॉलिकुलर फेज का मतलब इसमें फॉलिकल बन रहे हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका नाम फॉलिकुलर फेज। इसी तरीके से इस वाले फेज में ओवुलेशन होता है। तो ठीक है, ये 14 डेज पे होने वाला फेज है। 14 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, मतलब ओवरी से एक नया ओवम बन के आ जाता है, क्योंकि पुराना तो अनफर्टिलाइज था तो बाहर हो चुका है, तो अब नया एक ओवम बनने की प्रिपरेशन है, तो इसमें ओवुलेशन होता है। तो अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये डेज हैं, यहाँ से डेज हैं, तो 0, 7 डेज, 14 डेज, 21 और 28 डेज। यहाँ पे आपका क्या दिया है कि ये जो चीज़ है ये यूट्राइन साइकिल है, ये ओवेरियन हार्मोन्स है, ये ओवेरियन साइकिल है, और ये जो है हमारा जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, मतलब कि आपका ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स का लेवल है। अब आप ध्यान से देखिए कि स्टार्ट में क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर टूटी हुई है, ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर टूटी हुई है। बाद में क्या हुआ कि ये हमारा पहला फेज था, ठीक है। दूसरे फेज में क्या हुआ कि ये प्रोलिफेरेशन हुआ, प्रोलिफेरेशन का मतलब फॉलिकुलर फेज, जिसमें ये एंडोमेट्रियम फिर से रिपेयर हुई जो टूटी हुई थी, ठीक है। और तीसरा
जो फेज है, जो ओवुलेशन फेज है, वो एग्जैक्ट 14 डेज पे ही होने वाला है, यहाँ ओवुलेशन होगा, और बाकी का जो फेज है वो सेक्रेटरी फेज है। फिर से मतलब कि अगले मेंसम को सेक्रेट करने की, मतलब वो अनफर्टिलाइज एग को सेक्रेट करने की प्रिपरेशन होगी, और फिर से यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर को यहाँ तोड़ा जाएगा, तो फिर से ये वाली बात आ जाएगी। अब इसमें जरा हार्मोन का लेवल देखो, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, पहले धीरे धीरे ये क्या, पहले लेवल तो कम था भाई, ओवरी ने रिड्यूस कर रखा था। आपने पहले देखा कि जो आपका पहला फेज था, ठीक है, पहले फेज में सब लेवल कम है। अचानक जब ये फॉलिकुलर एफएसएच हार्मोन्स हुआ, उसमें देखो इसका भी लेवल बढ़ा और इसका भी लेवल बढ़ा, पर इसका लेवल जो है सेक्रेटरी फेज तक कंटिन्यू है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सेक्रेटरी फेज तक काफ़ी हद तक कंटिन्यू है, पर उसके कंपैरिजन में अगर हम बात कर लें कि जो हमारा एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन का लेवल घटता और बढ़ता चला गया है, ठीक है। ये ग्राफ को आप एनसीईआरटी बुक से अच्छे से समझिए। जब यूट्रस में ये वाली एबनॉर्मलिटी आई, ठीक है, ये वाली एबनॉर्मलिटी क्यों आई, तो इसको अब आप ऊपर से देखना शुरू करिए। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, सारा रोल पिट्यूटरी का है। पिट्यूटरी ने एफएसएच और एलएच दो तरीके का हार्मोन्स रिलीज किए, और इनका लेवल ये आप डेज के अकॉर्डिंग, इस डेज के अकॉर्डिंग देखिए तो कहाँ कम हुआ है और कहाँ ज़्यादा हुआ है। इस एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, इस हार्मोन्स के ग्राफ में उतार चढ़ाव की वजह से ओवरी में क्या चेंजेस आ रहा है। ओवरी में प्राइमरी जो हमारा जो ओगोनिया था, जिसको हमने जर्मिनल एपिथेलियल सेल बोला था, उससे प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, इस तरीके से बना। ग्राफियन फॉलिकल बना, फाइनली ग्राफियन फॉलिकल, फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना। ये सब स्ट्रक्चर हैं ओवरी के अंदर ही हो रहे हैं। और फिर जो है ग्राफियन फॉलिकल में फिर बाद में ये छोटा वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ओवम है, ये ओवम या सेकेंडरी ओसाइट है, ये रिलीज कर दिया गया, तो ये 14वें दिन रिलीज हुआ। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहेंगे। और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर, इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। बाद में कार्पस ल्यूटियम थोड़ा सा एलोविश होता है, जो आगे चल के डिजेनरेट हो जाएगा, बाद में ये वाइटिस हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कार्पस एल्बिकन्स, और बाद में पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाएगा। तो ये ओवरी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, इस हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से, इनके हार्मोन्स के ग्राफ में रिडक्शन और इंक्रीजिंग होने की वजह से हो रहे हैं। अब देखो कि यहाँ के चेंजेस की वजह से ये ओवरी की एबनॉर्मलिटी, और ओवरी में इस एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से या फिर चेंजेस की वजह से जो ओवेरियन हार्मोन्स थे उनमें भी इम्पैक्ट पड़ने लगा। मतलब ये वाला स्टेप आ गया। मतलब एस्ट्रोजन का हार्मोन्स पहले पीक पे, फिर देन डाउन, फिर अगेन इस तरीके से डाउन, फिर अगेन अप हुआ। तो डेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं बुक से, ठीक है। तो इसमें चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे एबनॉर्मलिटी आई, और इस हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से यूट्रस में एबनॉर्मलिटी आई। मतलब सिंपल आप जान लो क्या कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिट्यूटरी के हार्मोन्स के लेवल में चेंज होने की वजह से ओवरी में प्रॉब्लम हुई। ओवरी क्योंकि इसका हार्मोन्स इस पे इम्पैक्ट डाला, तो इसके द्वारा सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स जो थे उनमें चेंजेस होने लगी। तो अब उसमें चेंजेस होने की वजह से उसका इम्पैक्ट किससे पड़ा, यूट्राइन वॉल पे पड़ा। पहले एंडोमेट्रियम लेयर टूटा, बाद में रिपेयर हुआ, बाद में सेक्रेटरी फेज में आया। अब ये सारी बातें जो ग्राफ में आप देखियो, आपको एग्जाम में क्या करेगा कि ये जो ग्राफ है यहीं से इतना ग्राफ उठा के दे देगा या ये ग्राफ उठा के दे देगा और कहेगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको इसके पॉइंट को समझना है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं ओवुलेटरी फेज में, उसमें हम आपको ये सारी बातें जो भी इस ग्राफ में दिखाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें आप इस ग्राफ में देख रहे हो, ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओवुलेटरी और सेक्रेटरी ये दो फेजेस बचे हुए हैं। तो आइए देखते हैं ओवुलेटरी फेजेस। अब स्टूडेंट ओवुलेटरी फेज में एलएच और एफएसएच अटेन अ पीक लेवल। आपने देखा कि एक ग्राफ में जो ओवुलेटरी फेज है, अब भाई अगर 0 यहाँ है, 7 यहाँ है, 14 यहाँ है, 28 यहाँ है, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा यहाँ पे पीक पे ले रहा है ये। तो एलएच और एफएसएच दोनों पीक पे हो जा रहे हैं। पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, मतलब 14 डेज में ये पीक लेवल पे है। और इसी में क्या होता है, एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस, और ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसकी वजह से रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच इंक्लूडिंग रैप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और जो लगातार एलएच का सेक्रेशन होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है, जिसकी वजह से जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। एग्जैक्ट 14 डेज पे ओवम रिलीज हो जाता है। तो सपोज करो ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर ओवम है। अगर ये ओवम बाहर आ गया तो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसी का नाम क्या है,
ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल है। अब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम, जो कि धीरे धीरे आगे चल के कार्पस एल्बिकेंस बनेगा और फिर डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझना है आपको। इनफैक्ट LH कॉजेज ओवुलेशन, सीधा कहें तो LH की वजह से ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, LH जिम्मेदार है। नेक्स्ट सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज, मतलब कि अब 14 दिन पूरे हो चुके हैं, बाकी के 14 दिन बचे हुए हैं। तो 15वें दिन से बाकी का जो 28वां दिन है, अगर उसमें बात करें तो इट इंक्लूड 15 to 28 डेज। ठीक है, इसमें क्या बचा है भाई, ओवुलेशन में तो भाई ग्राफियन फॉलिकल से ओवम तो बाहर निकल गया, ओवुलेशन 14वें दिन ही बात खत्म हो गई। अब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसी का नाम है कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम थिकनेस, ये एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करेगा, थिकनेस मतलब कि थिक करता जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर को। ये इससे जो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा वो एंडोमेट्रियम लेयर को थिक करेगा। यूट्राइन ग्लैंड बिकम सेक्रेटरी, और यूट्रस के अंदर जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं अंदर, वो सेक्रेटरी नेचर की हो जाएंगी। ठीक है, और वो जो है सेक्रेशन करना शुरू करेंगी अपने सेक्रेटरी मटेरियल को। तो अब फिर से ये 28 डेज जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत 28 डेज के बाद जैसे ही अगला 1 डे स्टार्ट हुआ, फिर से क्या हो जाएगा, मेंसम हो जाएगा। तो दिस ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको स्टूडेंट समझनी है वो क्या है, वो ये है कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहली बात क्या हुई है ये जान लो कि FSH स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल को ताकि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो, यही की पॉइंट्स है। LH स्टिमुलेट करता है कार्पस ल्यूटियम की ताकि प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट हो। मेंस्ट्रुअल फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, मेंस्ट्रुअल फेज इसलिए आती ताकि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हो। LH कॉजेज ओवुलेशन, LH ओवुलेशन की रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलिफेरेटिव फेज जो सेकंड वाला फेज है, फॉलिकुलर फेज, इज कॉज्ड बाय इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्रेटरी फेज जो लास्ट फेज है, जिसको ल्यूटियल फेज आपने कहा, क्योंकि इसमें कार्पस ल्यूटियम बनते हैं इसलिए ल्यूटियल फेज। सेक्रेटरी फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, आपने देखा ना इधर प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन हो रहा है। तो दरअसल ये 5-6 पॉइंट जो हैं, ये हार्मोन कौन क्या कर रहे हैं, ये आपको लर्न रखना है अगर आप जो है एग्जाम में इसके क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहते हो तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए। आज के लिए इतना है। नोट्स को, वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में विजिट करिए, वहाँ पे अपनी जो है भी कन्फ्यूज़न है उसको रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।